नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विरोधी दलों को करारा जवाब दिया। अपने 10 साल के काम गिनाए और फिर ऐलान किया कि तीसरी बार भी उन्हीं की सरकार बनेगी। मोदी ने कहा उन्हें पूरा यकीन है कि देश की जनता एनडीए को 400 से ज्यादा और बीजेपी को कम से कम 370 सीटें देगी। मोदी ने कहा विपक्ष की जो हालत है, वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उससे तो लगता है कि अगले चुनाव के बाद वो पार्लियामेंट की दर्शक दीर्घा में पहुंच जाएंगे। पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। मोदी ने आज हर प्रश्न का उत्तर दिया। बहस के दौरान विरोधी दलों के सांसदों ने सबसे ज्यादा जोर शोर से ईडी और सीबीआई के एक्शन पर सवाल उठाए थे। विरोधियों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया था। उन्होंने महंगाई का मुद्दा भी उठाया, भ्रष्टाचार की बात की, राम मंदिर का मुद्दा उठाया और सांप्रदायिक को बढ़ावा देने का इल्जाम भी लगाया। फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने का आरोप लगाया, मोदी को तानाशाह बताया। नरेंद्र मोदी ने सबका जवाब दिया और सटीक जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा, न ईडी का एक्शन रुकेगा, न भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जंग थमेगी। मोदी ने कहा जिन लोगों ने देश को लूटा है, उन्हें देश का माल लौटाना ही पड़ेगा। मोदी परिवारवाद पर फिर से बोले। मोदी ने साफ साफ बताया कि परिवारवाद क्या है, वो किस तरह के परिवारवाद पर हमला करते हैं। जो लोग बीजेपी के नेताओं के बेटों या परिवार वालों का नाम लेकर बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, मोदी ने आज पहली बार उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कहा राजनाथ सिंह या अमित शाह परिवारवादी राजनीति के प्रतीक नहीं है, वो कोई पार्टी नहीं चलाते। प्रधानमंत्री ने कहा कि भव्य राम मंदिर भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। वो अपने 30वें टर्म में अगले 1000 साल के लिए सांस्कृतिक और समृद्ध भारत की नींव रखेंगे। मोदी ने एक तरह से आज लोकसभा में खड़े होकर बीजेपी के आने वाले चुनाव के लिए कैंपेन की टोन सेट कर दी। विरोधी दलों के लिए लंबी लकीर खींच दी। मोदी के आज के भाषण के राजनीतिक मायने क्या हैं, इसमें विरोधी दलों के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, इसकी चर्चा करेंगे आज की बात में। क्योंकि लोकसभा में चर्चा के दौरान मोदी और उनकी सरकार पर सबसे ज्यादा हमले कांग्रेस की तरफ से हुए, इसलिए प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अपने भाषण की शुरुआत कांग्रेस पर कटाक्ष से की और इसके बाद उन्होंने बड़ी अहम बात कही। मोदी ने अपने भाषण के दौरान 6 बार अपनी तीसरे टर्म की बात की। आत्मविश्वास से भरे प्रधानमंत्री ने सीटों का भी ऐलान कर दिया। जो बात अब तक बीजेपी के नेता रैलियों में, पार्टी की मीटिंग्स में कहते थे, आज मोदी ने वही बात ज्यादा जोरदार तरीके से लोकसभा में खड़े होकर देश के सामने कही। भगवान राम, आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार।
मोदी ने बीजेपी को 370 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की और साथ साथ कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने का भविष्यवाणी भी की। मोदी ने नाम लिए बगैर सबसे तीखा हमला राहुल गांधी पर किया। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के जवाब में मोदी ने कहा, एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई है। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। और ये दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए। और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार यही करते रहे कि और भी विपक्षी जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें, उनकी छवि उभर जाए तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए। उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए। अब हालत देखिए, हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। जब मोदी ने राहुल गांधी पर हमला किया, परिवारवाद की बात की, तो सामने बैठे अधीर रंजन चौधरी ने टोका टाकी की। अधीर रंजन ने बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाया। मौका मिला, मोदी ने बात पकड़ ली और यह बता दिया कि परिवारवाद से उनका मतलब क्या है, वो परिवारवाद किसे कहते हैं। यहां हमारे दादा अपनी आदत छोड़ नहीं पाते हैं, वो वहां से बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं परिवारवाद की। मैं जरा समझा देता हूं, आज माफ करना अध्यक्ष महोदय, मैं जरा समय ले रहा हूं। आज हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। और इसलिए मैं किसी परिवार के 2 लोग अगर प्रगति करते हैं, उसको तो मैं स्वागत करूंगा। 10 लोग प्रगति करें, मैं स्वागत करूंगा। देश में जितनी नई पीढ़ी अच्छे लोग आए, स्वागत योग्य है। सवाल यह है
कि परिवार ही पार्टियां चलाती है। पक्का है कि ये अध्यक्ष नहीं होगा तो उसका बेटा होगा, ये नहीं होगा तो उसका बेटा होगा। ये लोकतंत्र का खतरा है। और इसलिए अच्छा हुआ दादा, थैंक यू। ये विषय कभी बोलता नहीं था, आज बोल दिया मैंने। इसके बाद मोदी ऑपोजिशन के अलायंस पर आए, एक एक करके गठबंधन छोड़कर भाग रहे दलों पर कमेंट किया। इस दौरान मोदी ने राहुल गांधी के उन वीडियो पर भी कमेंट किया जिनमें राहुल कभी सब्जी वालों के साथ, कभी ट्रक वालों के साथ, कभी बीड़ी वर्कर्स के साथ और कभी मैकेनिक्स के साथ दिखते हैं। मोदी ने कहा, जिन लोगों ने मैकेनिक का नया नया काम सीखा है उनके चक्कर में ऑपोजिशन अलायंस का अलाइनमेंट गड़बड़ा गया है। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। इनको अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे। क्योंकि चर्चा के दौरान विरोधी दलों ने जांच एजेंसीज के दुरुपयोग का मुद्दा खूब उठाया, ईडी और सीबीआई का नाम लेकर मोदी को कोसा, इसलिए प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर भी डिटेल में जवाब दिया। मोदी ने कहा, विपक्ष कितना भी हंगामा कर ले, कितना भी चिल्लाए, लेकिन करप्शन के खिलाफ एक्शन नहीं रुकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, उन्हें तो हैरानी होती है कि जिन लोगों को भ्रष्टाचार के मामलों में सजा हो चुकी है, विपक्ष के लोग उनको भी कंधों पर उठाकर घूम रहे हैं। मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में ईडी ने भ्रष्टाचारियों की 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की हैं। मोदी ने कहा, वो देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जांच एजेंसियां अपना काम करती रहेंगी। जिन लोगों ने देश को लूटा है उनको लूटा हुआ माल लौटाना ही पड़ेगा। जब भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है तो लोग उनका समर्थन में हंगामा करते हैं। आज देश का दुर्भाग्य है, पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर और देश की अभावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। जिसको जो आरोप लगाना है लगा लें, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा
और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। जितने पत्थर उछाल लीजिए, आपका हर पत्थर भारत के समृद्ध, भारत के विकसित भारत के सपने को समृद्ध बनाने के लिए हर पत्थर को मैं काम में ले लूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मोदी ने कहा विपक्ष ने तो चुनाव लड़ने का हौसला भी छोड़ दिया है और इस वक्त जो हालात हैं उनसे तो लगता है कि अगले चुनाव के बाद विपक्ष संसद की विजिटर्स गैलरी में बैठने लायक ही बचेगा। विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है, और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं, और मैंने सुना है बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली, इस बार भी कुछ सीट बदलने के फिराक में हैं, और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाना चाहते हैं। तो स्थितियों का आकलन करके वो अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। पिछले कई दिनों से चर्चा है कि सोनिया गांधी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी और अगली बार राज्यसभा में जाएंगी। मोदी ने दबी जबान से इसी पर कमेंट किया। वैसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में जबरदस्त कॉन्फिडेंस का इजहार किया। बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार का ऐलान किया। आमतौर पर मोदी इस तरह से सीटों की बात नहीं करते, नंबर्स की बात नहीं करते, लेकिन विरोधी दल बार बार कह रहे हैं कि हम इकट्ठे हो जाएंगे और इस बार मोदी को हराएंगे। मोदी ने उसी का जवाब दिया। मोदी ने आज विपक्ष के हर सवाल को डील किया। मोदी विरोधी जो अलायंस बना है उसके नेताओं का एक आरोप है कि मोदी ने ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ सीबीआई और ईडी को छोड़ दिया है और सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके उन्हें डराया। आज भी हेमंत सोरेन और केजरीवाल ने यही आरोप लगाया। मोदी ने साफ साफ कह दिया, चाहे कोई कुछ भी कहे, कहने दो जो कहता रहे, वो देश में लूटने वालों के खिलाफ एक्शन लेते रहेंगे। उन्होंने यह भी गिना दिया कि बीते 10 साल में ईडी ने कितनी संपत्ति जब्त की है और यूपीए सरकार के 10 साल के शासन में कितनी प्रॉपर्टी सीज की गई थी। मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से कितनी सफेद है, ये मोदी ने दिखा दिया। मोदी ने विरोधी दलों को बेरोजगारी के आरोप पर भी आईना दिखाया। एग्जाम्पल दे देकर समझाया कि पिछले 10 साल में उनकी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पोर्ट्स पर, एयरपोर्ट्स पर, मेक इन इंडिया पर जिस तरह से काम किया, मुद्रा योजना के तहत लोगों के अकाउंट में जिस तरह से सीधे लोन दिए, इससे रोजगार के नए नए अवसर पैदा हुए और आने वाले दिनों में ये मल्टीप्लाई होंगे। मोदी ने उस जमाने की याद दिलाई जब मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का गाना महंगाई मार गई बहुत हिट हुआ था। मोदी ने फिगर्स देकर बताया कि पहले कांग्रेस के जमाने में महंगाई का क्या हाल था, जब इसे लोग डायन महंगाई कहते थे, और अब उनकी सरकार ने किस तरह कीमतों पर कंट्रोल करके रखा है। मोदी ने कहा, दुनिया भर के मुल्कों में 2-2 युद्ध और कोरोना जैसी भयानक महामारी का सामना करने के बाद
इकोनॉमी का बुरा हाल है, पर हमारे देश में जरूरी चीजों के दाम अंडर कंट्रोल हैं और बहुत जल्द भारत दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगा। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि मोदी ने आने वाले चुनावों के लिए अपनी पार्टी को यह बता दिया कि चुनाव के दौरान जाकर लोगों से क्या कहना है। आज अयोध्या, मथुरा, काशी और भगवान राम की चर्चा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी हुई। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आज यूपी का बजट पेश किया और इस बजट के भगवान को, राम को समर्पित किया। आज जो बजट पेश किया गया वो उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। खास बात है कि बजट में 5,000 करोड़ से ज्यादा धार्मिक स्थलों के विकास और इनसे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए राशि रखी गई है। बजट में अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ पर 2,500 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया है। अयोध्या के विकास पर सरकार 100 करोड़ से ज्यादा और खर्च करेगी। ये पैसा सड़कों की ब्यूटिफिकेशन, टूरिस्ट के लिए सुविधाएं बढ़ाने में लगेगा। अयोध्या के अलावा वाराणसी, चित्रकूट, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम, गढ़मुक्तेश्वर और सारनाथ जैसे यूपी के धार्मिक स्थलों के लिए विकास के लिए बजट का प्रोविजन किया गया है। खास बात यह रही कि इस बार बजट के भाषण की शुरुआत ही भगवान राम के नाम से हुई। योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस बजट की थीम प्रभु राम है। राम जन कल्याण के प्रतीक हैं और इस बजट के केंद्र में भी प्रदेश के लोग और उनका कल्याण है। हमारी सरकार का ये 7वां बजट है और 8वां बजट है। 7 बजट हम लोग से पहले प्रस्तुत कर चुके हैं और प्रत्येक ने अपने किसी एक थीम को लेकर के प्रदेश के लोक मंगल के लिए उस बजट को प्रस्तुत किया है। तो आज का जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। योगी के राम राज्य की बात आपने सुनी। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। अखिलेश यादव ने आज के बजट को डायरेक्शन लेस बताया। अखिलेश ने कहा, बजट में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं है। ये बजट सिर्फ 10% लोगों के लिए बनाया गया है। जब अखिलेश से बजट की थीम राम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। बहुत ही गुमराह करने वाला बजट है। ये जो आंकड़े हैं केवल जनता को समझाने वाले हैं, कि जनताओं को दिखाने वाले हैं, वो आ रहा है, वो मिलेगा आपको। इसलिए बजट डायरेक्शनलेस था। इस बजट में पीडीए के लिए कुछ नहीं है। इस बजट में पीडीए के लिए रोजगार नहीं है, पीडीए के लिए कोई निवेश नहीं है, पीडीए के लिए कोई स्थान नहीं है। ये केवल 10% लोगों को खुश करने वाला बजट है। जब आपका रोजगार छिन जाएगा, आपका हाथ में रोजगार ही नहीं रहेगा, तो वो कहावत है ना, भूखे पेट ना होते, हाँ भजन, आपको याद है इसका मतलब। 2-4 बातें समझने वाली हैं। पहली बात, यूपी का ये बजट
घाटे का बजट नहीं है, सरप्लस बजट है और ये योगी आदित्यनाथ की बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, बजट में बताया गया कि पिछले साल यूपी में करीब 38 करोड़ टूरिस्ट आए, जिसमें से 13 लाख से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट थे। और खास बात है कि टूरिस्ट में ज्यादा संख्या रिलीजियस टूरिज्म की है। यानी केंद्र सरकार की मदद से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह से अयोध्या, काशी, चित्रकूट, मथुरा, विंध्याचल, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे धार्मिक शहरों का कायाकल्प किया है, उसका असर दिखाई देने लगा है। जब टूरिज्म बढ़ता है तो लोगों की आय बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिलता है, नए नए अवसर क्रिएट होते हैं और पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। ये सब यूपी के लिए अच्छी बात है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बजट में गांव, गरीब, किसान और नौजवानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया, लेकिन चूंकि धार्मिक स्थलों के विकास पर फोकस किया, बजट भगवान राम को समर्पित किया, इसलिए विपक्ष ने सिर्फ यही मुद्दा पकड़ लिया। और मजे की बात है कि आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इससे आगे की बात भी कह दी। मोहन भागवत ने पुणे में कहा कि रामलला तो आ गए, ये प्रभु की इच्छा से ही हुआ है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। बहुत सी बातें इधर के दिनों में ऐसी हुई है कि जो हो ये इच्छा लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रयास तो किए, पूर्ण पुरुषार्थ प्रकट किया, सर्वस्व समर्पण किया, लेकिन ऐसा करने के बाद भी आखिर उसकी इच्छा है वही होता है। जो जब जब होना है सो तब तब होता है। तो इधर के दिनों में जो भारतवर्ष में घट रहा है वो सभी कार्यकर्ताओं के प्रचंड पुरुषार्थ और समर्पण के बावजूद वो किया नहीं जा रहा है, वो हो रहा है। भारतवर्ष का सद्भाग्य ये है कि ये श्रद्धा, भक्ति, समर्पण ये भारतवर्ष में जनसामान्य के अंदर सतत विद्यमान रहने वाला गुण है। कभी सोता है तो उसको जगाने वाले भी मिलते हैं। रामलला आ गए 22 तारीख को, बहुत बड़ा पुरुषार्थ हुआ, सतत लड़ाई हुई, सब हुआ, लेकिन इस पीढ़ी के भाग्य में आया रामलला जीवंत अपने अधिष्ठान पर वहां पर खड़े हैं, ये देखने का। ये हुआ है, ये सारे पुरुषार्थ के बावजूद भी किया नहीं है। 4 बातें हमने ठीक से पूरी की, इसलिए भगवान की कृपा बरसी है, उनकी इच्छा से हुआ है और उनकी इच्छा के फलीभूत होने का वो प्रारंभ बिंदु है। मोहन भागवत ने 2 बातें कही थी। एक तो ये कि भारतीय समाज में भक्तों की आस्था और आध्यात्म की ताकत को जगाने वाले भी समय समय पर पैदा होते हैं, और दूसरी, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, भव्य राम मंदिर का निर्माण तो सिर्फ शुरुआत है। मोहन भागवत का इशारा मथुरा और काशी की तरफ था। हालांकि उन्होंने इन दोनों तीर्थ स्थलों का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बात को आगे बढ़ाया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज ने। गोविंद गिरी महाराज ने आज साफ साफ कहा कि वो मुस्लिम भाइयों से अपील करेंगे कि काशी और मथुरा हिंदुओं को दे दें। उसके बाद हिंदू उन 30,000 मस्जिदों पर दावा छोड़ देंगे जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं। इससे सारे विवाद खत्म हो जाएंगे, देश में भाईचारा बना रहेगा। हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं और इसके कारण लोगों के अंतःकरण में, राष्ट्रीय समाज के अंतःकरण में बहुत वेदना है। और यदि इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिलेगा। इसके बाद राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी गोविंद गिरी की बात का समर्थन किया। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि ज्ञानवापी के सर्वे से जो सबूत सामने आए हैं, उनसे साफ है
कि वहां मंदिर था। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई धर्मस्थल तोड़कर मस्जिद बनाई जाए, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो गोविंद देवगिरी के प्रस्ताव को मान लें। आचार्य सत्येंद्र दास कह रहे थे कि इससे पूरी दुनिया में भारत के मुस्लिम समाज के लिए भी अच्छा संदेश जाएगा। उनको शरीयत के अनुसार यह है कि मंदिर तोड़ के या कोई भी मकान तोड़ के मस्जिद नहीं बनती। यदि बनती है तो उसमें अल्लाह खुदा उस नमाज को अदा करने पर स्वीकार नहीं करता। वह ज्ञान वापी मंदिर है, ज्ञान वापी मस्जिद नहीं है। ये सारे सबूत मिल चुके हैं। भाईचारे के यही मिसाल है। केवल 3 ही मंदिर के लिए मांग है तो ये राम जन्मभूमि हो गया है। अब यह भी सबूत के साथ ज्ञान वापी को हिंदुओं को सौंप दे मुसलमान, यही इनके लिए अच्छा होगा और यही भाईचारे का मिसाल होगा। यह बात सारी दुनिया में जाएगी और सारे दुनिया के लोग इसकी प्रशंसा करेंगे। माननीय श्री गोविंद गिरी जी महाराज ने जो कहा है उसे सहर्ष मुसलमानों को स्वीकार कर लेना चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने बिना देर किए गोविंद गिरी महाराज के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। एसटी हसन ने कहा ये गोविंद गिरी जी का पर्सनल व्यू है। उन्होंने कहा अगर ज्ञानवापी और मथुरा का मुद्दा खत्म हो भी जाएगा तो क्या गारंटी है कि राजनीति के लिए ऐसे मुद्दे फिर नहीं उठाए जाएंगे। उन्होंने जो कहा है उनका पर्सनल ख्याल है, लेकिन नफरतों के सौदागरों से वो कैसे निपटेंगे। हिंदुस्तान में तो सौदागरी चल रही है और सिंहासन हासिल करने के लिए, तो ये उनकी पर्सनल राय है और उस पर हमारे भी बुद्धिजीवी और हिंदू भाइयों के बुद्धिजीवी बैठे विचार करें, जैसा उनके फैसले हो। और अगर नहीं करें तो क्या ख़त्म कर देंगे मुसलमानों को। भाईचारा तो हम चाहते ही हैं बढ़े और रहे, लेकिन मैंने कहा ना नफरतों के सौदागरों का क्या करेंगे। उनकी तो सियासत, उनकी रोटियाँ नफरतों भी चल रही हैं। बैठे बात करें, दोनों पक्ष बात करें, उसके बाद जो भी फैसले लें। चाहे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो या फिर काशी में ज्ञानवापी का, दोनों ही मामलों में मुस्लिम पक्ष 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देता है। इस एक्ट में कहा गया है कि 1947 में आजादी के वक्त जिस धार्मिक स्थल का जो नेचर था उसे नहीं बदला जा सकता। अगर इस तरह के मसले कोई व्यक्ति उठाता है तो उसे जेल की सजा हो सकती है। इसीलिए आज राज्यसभा में बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को तुरंत रद्द करने की मांग उठाई। हरनाथ सिंह यादव ने दावा किया कि यह कानून असंवैधानिक है, देश के सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से हिंदुओं, जैनियों, सिखों और बौद्धों के धार्मिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए इस कानून को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। महोदय, इस कानून का स्पष्ट अर्थ यह है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार की नोक पर ज्ञानवापी और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि सहित अन्य पूजा स्थलों पर जो बलात् कब्जा किया गया उसे विगत सरकार द्वारा कानूनी रूप से सही ठहरा दिया गया है। मान्यवर, यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण के मध्य भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। महोदय, यह स्थापित तथ्य है कि समान कृत्यों और समान परिस्थितियों के लिए 2 कानून नहीं हो सकते। दूसरे, कोई सरकार किसी भी नागरिक के लिए न्यायालय के दरवाजे नहीं बंद कर सकती। महोदय, यह उपासना स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक, असंवैधानिक है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों को संविधान में प्राप्त धार्मिक अधिकारों का हनन करता है, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ रहा है। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूं। जहां तक 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है तो इस मसले पर तो कोर्ट में बहस होगी, फैसला अदालत में होगा, क्योंकि चाहे मथुरा की ईदगाह मस्जिद का मुद्दा हो या काशी में ज्ञानवापी का, दोनों ही मामलों में इस कानून का जिक्र आएगा। राम मंदिर विवाद में इसकी व्याख्या इसलिए नहीं हुई क्योंकि अयोध्या मसले को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की परमिशन के आदेश पर कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, उसमें भी इस एक्ट का जिक्र आएगा। इसलिए इन मसलों पर बयानबाजी करने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार सबको करना चाहिए। हालांकि ये बात सही है कि बीजेपी के नेता हों, साधु संत हों, बार बार इन मुद्दों की बात कर रहे हैं।
ये सही है कि वो अपनी बात शालीनता के साथ रख रहे हैं, भड़काने के बजाय हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि इसका रिएक्शन होता है। कुछ मौलानाओं ने राम मंदिर निर्माण का हवाला देकर काशी और मथुरा की बात कहकर लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है। कुछ लोग गाली गलौज पर उतर आए हैं। गुजरात एक मौलाना ने तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे बोलकर बताना भी ठीक नहीं होगा। हालांकि इस मौलाना को गुजरात पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है और इस मौलाना की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस को पापड़ बेलने पड़े। कल पूरी रात मुंबई में हंगामा होता रहा। मुफ्ती सलमान अजहरी ने जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण दिया था और इसके बाद ये महाशय मुंबई आकर छुप गए। कल गुजरात पुलिस मुंबई पहुंची, मौलाना को दबोच लिया, लेकिन रात में ही हजारों की भीड़ ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया। आज बड़ी मुश्किल से गुजरात एटीएस की टीम मौलाना को अहमदाबाद लेकर आई। इस वक्त जूनागढ़ में मुफ्ती सलमान अजहरी से पूछताछ चल रही है। 31 जनवरी को जूनागढ़ में मुफ्ती सलमान अजहरी ने जलसा किया था और इस प्रोग्राम में मौलाना अपना बैलेंस खो बैठे थे। उन्होंने कहा था, अभी काफिरों के अच्छे दिन चल रहे हैं, वक्त बदलेगा, अभी तो करबला की जंग बाकी है। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। कुछ शब्दों को तो हमें भी बीप करना पड़ा, सुनाए नहीं जा सकते। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो पुलिस ने मौलाना के खिलाफ केस दर्ज किया और गुजरात पुलिस मौलाना को अरेस्ट करने मुंबई पहुंची। लेकिन जैसे ही पुलिस मुफ्ती सलमान अजहरी को पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची, उसके कुछ ही मिनटों के भीतर रात में ही घाटकोपर थाने के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर नारेबाजी हुई। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि पुलिस को मौलाना को सामने लाना पड़ा। सलमान अजहरी ने पुलिस स्टेशन की खिड़की से ही तकरीर की। लोगों को समझाने की बजाय पहले ये बताने की कोशिश की कि पुलिस उन्हें बिना किसी क्राइम के गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर हो रहे हंगामे को भी जायज ठहराया और सबसे अंत में लोगों से शांत रहने की, पीस बनाए रखने की अपील की। लेकिन भीड़ ने किसी की बात नहीं सुनी, लोग नारेबाजी करते रहे। हालांकि पुलिस ने बार बार भीड़ को चेतावनी दी, लोगों से वापस जाने को कहा, लेकिन जब लोग नहीं माने, भीड़ जुटी रही तो पुलिस ने लाठी चार्ज करके लोगों को वहां से हटाया। गैर कानूनी काम मत कीजिए, गैर कानूनी काम मत कीजिए। आपको गैर कानूनी काम अगर आपसे हुआ तो मुंबई पुलिस आपके ऊपर। हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ भी घाटकोपर पुलिस ने केस दर्ज किया है, 5 लोगों को अरेस्ट भी किया है। अब पुलिस ये पता लगा रही कि इतने कम वक्त में इतनी भीड़ थाने के बाहर कैसे पहुंची, इसके पीछे किसकी साजिश थी। कल जो घाटकोपर पुलिस स्टेशन के सामने जो इंसिडेंस हुआ उसके बारे में घाटकोपर पुलिस थाने में गुना दाखिल किया है। उसमें 5 लोगों का अरेस्ट किया है। घाटकोपर पुलिस स्टेशन की तरफ से ये इसकी इंक्वायरी चल रही, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम लोगों को अपील करेंगे कि कोई भी अफवाह पे ध्यान ना दो, जो भी कंफर्म करना है हमसे पुलिस से करो। हमारा बंदोबस्त सब जगह पे तैयार है। जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे उसके ऊपर मुंबई पुलिस कड़क से कड़क कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हम सबको अपील करेंगे कि सोशल मीडिया पे बिना हमसे कंफर्म किए बिना अननेसेसरी कोई भी एंटी सोशल ऐसा पोस्ट ना करे। हम उसके ऊपर हमारा ध्यान है। थाने के बाहर करीब 8 घंटे तक हंगामा चलता रहा। लाठीचार्ज के बाद भीड़ हटी तो गुजरात एटीएस की टीम मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर निकल पाई। मुफ्ती के समर्थन में एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान भी घाटकोपर थाने पहुंच गए। वारिस पठान ने कहा कि मुफ्ती सलमान को मुसलमान होने की वजह से परेशान किया जा रहा है। सलमान अजहरी ने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, बल्कि वो तो फिलिस्तीन के सपोर्ट में बोल रहे थे।
बहरहाल हमको उम्मीद है कि न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है और देखिए इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर, चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना FIR होता है ना कोई केस होता है। मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ा है। और वहाँ पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर वो बयान कर रहे थे, तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर इनको इतना बड़ा केस। ATS आ जा रही है यहाँ पर, गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि न्याय हो सबके सामने। देखो संविधान में इक्वालिटी की बात हुई, सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए। भड़काऊ तकरीर देकर नफरत का माहौल पैदा करने वाले मौलाना सलमान अजहरी खुद को इस्लामी रिसर्च स्कॉलर बताते हैं। जामिया रियाजुल जन्ना नाम के संगठन के संस्थापक हैं। अल अमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़े हैं। मौलाना अजहरी ने काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। मुस्लिम समाज के भीतर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। सोशल मीडिया पर मुफ्ती के कई लाख फॉलोअर्स हैं। मौलाना अजहरी के यूट्यूब चैनल को 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। इंस्टाग्राम पर अजहरी के करीब 5 लाख फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर 3.5 लाख से ज़्यादा, ट्विटर पर 72,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मुफ्ती अजहरी के खिलाफ इस तरह की भड़काऊ तकरीरों के कारण करीब 1 दर्जन केस पहले से रजिस्टर्ड हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी अब तक इसी तरह की तकरीरों के सहारे सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाते रहे हैं। मौलाना एक जगह भाषण देते हैं, फिर उनके सपोर्टर्स सोशल मीडिया के जरिए उसे सर्कुलेट करते हैं और मौलाना की दुकान बड़े आराम से चल रही थी। लेकिन अब इसी सोशल मीडिया के चक्कर में मौलाना सलाम अजहरी कुछ ज़्यादा ही बोल गए, अब सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब उनका फ्यूचर क्या है इसका फैसला तो कोर्ट में होगा। कानून तय करेगा कि उन्हें सजा दी जाए या छोड़ दिया जाए। लेकिन मैं उन नौजवानों को सावधान करना चाहता हूं जो इस तरह की तकरीरों से प्रभावित हो जाते हैं, उनको वीडियोस को लाइक करते हैं, उन्हें फॉरवर्ड करते हैं, समाज में नफरत फैलाने वाले इस तरह के वीडियोस को सर्कुलेट करते हैं। ये भी एक तरह से गुनाह है। इसलिए सबको सावधान रहने की जरूरत है ताकि समाज में सद्भाव बना रहे। झारखंड में आज चंपाई सोरेन की सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया और बड़े आराम से कर लिया। 47 विधायकों ने चंपाई सोरेन की सरकार के फेवर में वोट दिया, जबकि 29 वोट उनके खिलाफ पड़े। आज जब झारखंड की असेंबली में विश्वास मत को लेकर वोटिंग हुई तो उस दौरान सदन में सिर्फ 77 विधायक 77 MLAs मौजूद थे। निर्दलीय विधायक सरू राय ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बड़ी बात यह कि अदालत की परमिशन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी विश्वास मत की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए असेंबली लाया गया था और हेमंत सोरेन ने इस मौके का पूरा इस्तेमाल किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने साजिश करके झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाया है। बीजेपी आदिवासियों से नफरत करती है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। हेमंत सोरेन ने कहा अगर बीजेपी इस बात के सबूत ला दे कि उनके नाम पर 8.5 एकड़ सरकारी जमीन है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। इतनी घृणा, इतना द्वेष का के प्रति इनका आदिवासी दलितों के प्रति कि इन्हीं के पाले हुए तंत्र ये कहते शर्माते नहीं कि जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए तो इनकी कपड़े मैले होने लगते हैं।
मैं हवाई जहाजों में चलता था अध्यक्ष महोदय, उसमें भी इनको तकलीफ। मैं 5 स्टार होटलों में रुकता था, उसमें भी इनको तकलीफ। मैं BMW कार में घूमता हूं, उसमें भी इनको तकलीफ। झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन का चैलेंज स्वीकार किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा, विधानसभा में शोर मचाने से कुछ नहीं होता। अगर हेमंत सोरेन बेगुनाह हैं तो उन्हें ईडी के सामने सच्चाई बतानी चाहिए। रही बात सबूत की तो वो भी सामने आ जाएंगे और फिर हेमंत सोरेन को वाकई झारखंड छोड़कर जाना पड़ेगा। एक तो उन्होंने नाम बदल करके लिया है जमीन, दूसरों के नाम से लिया है, इसको कहते हैं बेनामी संपत्ति। उन्होंने बीच में कुमार लगाना, प्रसाद लगाना, तो ये सब बतावे ना कि भाई हमने ऐसा नाम नहीं किया, तो है किनका तो बता रहे ना। मेरे पास तो कागजात होगा कहीं पर रखा हुआ। ये विधानसभा में हल्ला क्या कर रहा था, भाई सब अगर वो निर्दोष है तो ईडी दफ्तर में जाते, निर्दोष है तो अदालत में जाते। विधानसभा तो कोई जांच कमेटी नहीं बनाई है। संपत्ति तो जब्त होगी, लेकिन आपने जो पाप किया है उसकी सजा भी इनको मिलेगी। अब उन्होंने कहा है तो इंतजार करिए, उनको झारखंड छोड़ना तो झारखंड तो छोड़ना ही पड़ेगा उनको। तो क्या करेगा झारखंड में रह करके। विधानसभा में स्पीच देने और वोट डालने के बाद हेमंत सोरेन को ईडी के अफसर अपने साथ ले गए। वो अभी ईडी के रिमांड में है, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन इस दौरान एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। राहुल ने कल्पना सोरेन को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस मुश्किल घड़ी में उनके साथ है। चूंकि झारखंड में चंपाई सोरेन की सरकार में कांग्रेस भी शामिल है, इसलिए विश्वास मत जीतने पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने खुशी जाहिर की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन को बधाई दी और लिखा कि झारखंड में कांग्रेस, जेएमएम और सहयोगी दलों की सरकार सुरक्षित है और बीजेपी की तमाम साजिशों को मात देकर सच्चाई की जीत हुई। हेमंत सोरेन का हाल देखकर सबसे ज्यादा परेशान अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। उन्हें भी शराब घोटाले में ईडी 5 समन जारी कर चुकी है और केजरीवाल एक बार भी पेश नहीं हुए। इसलिए अब ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इसका अगला कदम केजरीवाल की गिरफ्तारी का हो सकता है। लेकिन आज केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने हेमंत सोरेन को अरेस्ट करके गैर कानूनी काम किया है, लेकिन जहां तक उनका सवाल है वो ईडी के प्रेशर के सामने झुकने वाले नहीं हैं। वो गलत किया और झारखंड वाले जो मुख्यमंत्री को, सिटिंग सीएम को उन्होंने अरेस्ट करके गलत तरीके से अरेस्ट किया। आप जैसे ईडी का इस्तेमाल करके ऐसे तो ये कोई भी सरकार गिरा देंगे। महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी इन्होंने, अब झारखंड के अंदर पूरी कोशिश तो इनकी सरकार गिराने की थी, वो सरकार गिरा नहीं पाई। उन्होंने 48 घंटे तक इंतजार किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग टूट जाएंगे। ये तो अच्छा है कि कोई नहीं टूटा अभी तक। तो ये जो चल रहा है देश के अंदर, डिक्टेटरशिप चल रही है, ईडी का इस्तेमाल करके चारों तरफ सरकारों को गिराया जा रहा है, गलत तरीके से जनतंत्र खत्म किया जा रहा है, ये देश के लिए सही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने आज साफ साफ पार्लियामेंट में कह ही दिया, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, कितना शोर मचाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, सीबीआई के एक्शन जारी रहेगा। और केजरीवाल इस बात को समझते हैं कि मोदी का इरादा क्या है, इसलिए आने वाला वक्त उनके लिए मुश्किलों से भरा होगा। फिलहाल उनकी कोशिश सिर्फ इतनी है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोराल बना रहे, क्योंकि केजरीवाल की मुसीबत यह भी है कि उनकी पार्टी के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जैसे जो 3 बड़े लीडर हैं वो पहले से ही जेल में हैं और लाख कोशिश के बावजूद उनकी जमानत नहीं हो पाई है। अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो पार्टी और सरकार दोनों को कौन चलाएगा, ये बड़ा सवाल उनके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने आज चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव का वीडियो देखकर सख्त नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कमेंट किया कि वो देश में लोकतंत्र की हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेयर चुनाव के प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर तो मुकदमा चलना चाहिए। असल में आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में बेईमानी का इल्जाम लगाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पिटीशन की सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी। बेंच में जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
अदालत ने बैलेट पेपर रद्द करने का वीडियो देखने के बाद कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैसे चुनाव में धांधली कर रहा था वो कैमरे में साफ रिकॉर्ड हो रहा है और अदालत इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि पूरे चुनाव की रिकॉर्डिंग, बैलेट पेपर और कागजात पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार यानी 12 फरवरी को करेगा। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव 30 जनवरी को हुआ था, जिसमें बीजेपी 16 वोट पाकर जीत गई थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने यह चुनाव मिलकर लड़ा था, उनके पास 20 वोट थे, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने इस अलायंस के 8 वोट इनवैलिड करार दिए और इस वजह से बीजेपी के कैंडिडेट मनोज सोनकर चुनाव जीत गए। वोटिंग के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट पेपर पर कुछ निशान बनाते दिखाई दिए थे। काउंटिंग का यह वीडियो देखने के बाद आज चीफ जस्टिस ने कहा इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर तो केस चलना चाहिए। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव के दौरान वोटों की गिनती का जो वीडियो है उसे देखने से ऊपरी तौर पर यह तो लगता है कि गड़बड़ की गई है। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इतनी सख्त बात कही। लेकिन अब मामला कोर्ट के सामने है और सबको फैसला आने का इंतजार करना चाहिए। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।